अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। इसका पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल थोड़ा लंबा है और हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोगों ने पहले नहीं किया है। तो इसे अच्छे से ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये काफ़ी ज़रूरी है। मतलब आप गणित सीखना चाहते हैं तो आगे में ऊपर के क्लास में इसी टाइप का आप लोगों को करना होता है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि ये जो वर्गमूल 5 का है वो परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। तो उसके बाद कुछ हमें तथ्य मिलेंगे, उस तथ्य को हम लेके आगे चलेंगे। मतलब एक तथ्य से दूसरे तथ्य को ले लेके ऐसे चलते जाएंगे। तो कहीं पे हमारे पास एक तथ्य गलत होगा, तो वो अगर गलत हो गया तो जो हमने माना था वो चीज़ हमने गलत माना था, जिसके कारण जो हमने माना था उसका उल्टा सही सही है, ऐसे मान के हम इस तरह के सवाल को करते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे, ठीक है? मानेंगे कि जो हमें सिद्ध करना है वो गलत है, ठीक है? गलत है मानेंगे। उसके बाद तथ्य से तथ तथ्य के ऊपर तथ्य हम लेते चलेंगे, फिर कहीं पे एक तथ्य गलत हो जाएगा और ये तथ्य गलत हुआ, इसी के कारण जो हमने माना था यहाँ पे वो गलत है, इसीलिए जो हमने माना ही गलत था तो वो हमारा इसके उल्टा सही होगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है? अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से पेशेंस रख के देखते जाइए, एक बार में ना समझ में आए पर 2-3 बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो दिया हुआ है उसको गलत मानते हैं, मतलब अपरिमेय जो वर्गमूल जो 5 है, 5 का वर्गमूल हम मानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है? तो उसी को मानते हैं। माना कि 5 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ठीक है? ठीक है? अब इसको मान के इससे जो हमें तथ्य मिलेगा उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है? तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। इसलिए क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने माना है, इसलिए जो 5 का वर्गमूल होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A बटा B के रूप में, ठीक है? ये P बटा Q जो मैंने बोला था, जहाँ कि हमारा B शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग दें तो वैसा कोई भी संख्या परिभाषित अभी तक नहीं है, ठीक है? इसीलिए B हमारा 0 होगा। जहाँ A और B हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है? तो उसी चीज़ को लिखते हैं, जहाँ A और B पूर्णांक है तथा एक चीज़ और मान के चल रहे हैं, तथा A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है? ये जो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि A और B पूर्णांक है। अब ये चीज़ जो है, ये हम क्यों ले सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे क्या कहा मैंने, A और B में
1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ए और बी में कोई भी, इनके गुणनखंड में कोई भी समान अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हम 12/4 लिखते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में समान है कुछ, इसका गुणनखंडन करें तो समान संख्या दोनों में मिलेगी। जैसे ये हो गया 4 गुना 3 और नीचे में 4, तो इसको हम 4-4 को काट सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हमारा 3 और 1 होगा, ठीक है? तो हम ऐसा ले सकते हैं, हम 12/4 लेने के बजाय में, जैसे यहाँ पे a बटा b है, उसकी जगह में 3/1 लेंगे, उस तरह से संख्या हम ले सकते हैं, ठीक है? तो जो ये हमारा सबसे लास्ट वाला बचेगा काटने के बाद, वो वाला संख्या है a बटा b, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है ना। जैसे 12/4 मतलब वर्गमूल 5 का, माना कि ऐसा कुछ संख्या आए जहाँ पे दोनों में कुछ संख्या समान हो, जैसे यहाँ पे 4-4 है, तो उनको काटने के बाद जो संख्या बचती है उसको हम a बटा b मान के चल रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए वैसी संख्या के बीच में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है? तो ऐसा हम ले सकते हैं हमेशा, ठीक है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 5 का वर्गमूल गुना b, ठीक है? a तो a है और ये b इधर चला चला जाके 5 के वर्गमूल से गुना हो गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का वर्ग लेंगे, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर वर्गमूल में वर्ग लगाएंगे तो वर्गमूल हट जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा b का वर्ग, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 5 जो है वो a के वर्ग को विभाजित करता है, ठीक है? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास 8 है, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 4 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि 8 को 2 जो है वो विभाजित करता है, ठीक है? तो यहाँ पे उसी रूप में है, यहाँ पे a स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे 8 है, उसके बाद में एक संख्या और दूसरा संख्या है। ये दूसरा संख्या b के वर्ग के रूप में देखिए इसको, और ये जो दूसरा संख्या है वो a का वर्ग को विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 8 को विभाजित कर रहा है, 4 भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a के वर्ग को विभाजित कर रहा है, और b का वर्ग भी जो है वो a के वर्ग को विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 भी 8 को विभाजित कर रहा है और 4 भी 8 को विभाजित कर रहा है, तो उसी रूप में देखना है। तो हमें 5 की ज़रूरत है, इसीलिए हम 5 को लेके चलते हैं, ठीक है? तो आगे लिखते हैं, अतः 5 a के वर्ग को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है? अब देखिए, मैंने जो आप लोगों को परिमेय बताया था 1.3, उसका यहाँ पे उपयोग होगा। जैसे हमने क्या किया था, अगर कोई भी हमारे पास अभाज्य संख्या है, वो a के वर्ग को विभाजित करेगा, तो वो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है? ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो, फिर मैं वहाँ पे फिर से बताऊँगा, ठीक है? इसको पॉज़ करके लिख लीजिए। अगर कोई अभाज्य संख्या वो a के वर्ग को विभाजित करेगा, तो वो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है? तो उसी चीज़ का यहाँ पे उपयोग होगा। यहाँ पे देखिए, हमारे पास 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर को, a का वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है? तो वहीं से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे p की जगह में 5 है और a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही है, a वर्ग, ठीक है? तो p हमारा a के वर्ग को विभाजित कर रहा है यहाँ से, तो हमें क्या होगा, जो प्रमेय 1.3 से क्या मिलेगा, p जो है a को भी विभाजित करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे उसी को लिखेंगे हम, इसलिए
5 A को विभाजित करेगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका हम आगे में उपयोग करेंगे समीकरण का। तो अब क्या मिलेगा हमें यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए, जब 5 A के वर्ग को विभाजित कर रहा था, तो हम कैसे लिखे थे? A का वर्ग बराबर 5 गुना एक और कोई संख्या होता था। तो यहाँ पे अगर 5 A को विभाजित कर रहा है, तो हम इसी रूप में यहाँ पे लिखेंगे। एक तो A होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए A स्क्वायर जैसे, और ये 5 होगा, उसके साथ कोई एक और संख्या होगा जो इसके साथ गुना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 जो है A को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, 8 को विभाजित कर रहा है, तो 2 एक संख्या होगा, उसके साथ कुछ एक और संख्या है जो इसके साथ गुना होगा, तभी वो मिलके 8 होगा। तो जब 5 A को विभाजित कर रहा है, तो A बराबर 5 गुना कुछ संख्या होगा, तो ये दोनों संख्या गुना होके A के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने लिखा है। तो माना हमने कोई K संख्या कौन सा है वो हमें पता नहीं है, तो अब माना A बराबर 5K होगा, जहाँ K कोई पूर्णांक है, जहाँ K कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए, ये जो A हमें मिला 5K, इसको हम समीकरण 1 में रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग और K का वर्ग। ठीक है, तो उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में A का मान रखने पर समीकरण 1 में A का यानी कि A मान रखने पर क्या मिलेगा हमें? देखिए, यहाँ पे A के वर्ग की जगह में A बराबर 5K रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 5K का वर्ग हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 5 तो है ही, उसके बाद साथ में B का वर्ग भी है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1 5 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K का वर्ग बचेगा, तो कितना होगा ये? 5, 1 5 कट गया यहाँ से, तो ये K वर्ग, यहाँ पे 5 कट गया, तो सिर्फ B का वर्ग बचेगा। ठीक है, अभी तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बोला था A का वर्ग बराबर 5 B का वर्ग था, तो यहाँ पे 5 जो है A के वर्ग को विभाजित कर रहा था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे B का वर्ग बराबर 5K स्क्वायर है, K का वर्ग है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 जो है वो B का, इस B का वर्ग को विभाजित कर रहा है, जो रीज़न हमने यहाँ पे दिया था वही रीज़न की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख सकते हैं, इसीलिए अतः 5 B के वर्ग को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वो जो हमने प्रमेय यूज़ किया था, जैसे कि 5 जो है A के वर्ग को विभाजित करता था, तो 5 A को भी विभाजित करता था, तो उसी प्रकार यहाँ पे 5 B के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो B को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए 5 B को विभाजित करेगा। ठीक है,
अब इसको नाम दे दीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, 5 जो है बी को विभाजित कर रहा है, तो हम 5 बराबर बी बराबर 5 के एक भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले बार ए बराबर 5 के लिखा था जब 5 ए को विभाजित करता था। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कि हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इसको हमने माना था समीकरण 2, जहां 5 ए को विभाजित कर रहा था, और इसको हमने माना समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो 5 है वो ए के गुणनखंडन में भी है और बी के गुणनखंडन में भी है। ठीक है, मतलब ए बराबर 5 के है और बी बराबर 5 के 1 है। तो ए के गुणनखंडन में भी 5 है और बी के भी गुणनखंडन में 5 है। पर हमने क्या माना था कि इन दोनों के बीच में क्या माना था हमने, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब दोनों के बीच में, दोनों के गुणनखंडन में कोई भी समान संख्या नहीं है। पर हमें क्या मिला, 5 तो दोनों में ही समान है। तो ये जो तथ्य है ये गलत आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वर्गमूल 5 का जो वर्गमूल है उसे परिमेय संख्या माना था। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि हमारा हमने जो माना था वो गलत है। इसीलिए 5 का जो वर्गमूल है वो परिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि अपरिमेय संख्या होगा। तो उसी चीज को अब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है, कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, ये चीज तो मैंने आप लोगों को बताया, उसी चीज को बस लिख रहे हैं। जो हमारी कल्पना, मतलब जो हमने माना था, जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त हमने क्या माना था, ए और बी के बीच में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, के विपरीत है। ठीक है, यही चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमने माना था उसके उलट है। ठीक है, ये हमने माना था तो ये गलत है, इसीलिए इसको लिखेंगे के विपरीत है। ठीक है, तो ये विरोधाभास, मतलब ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत है। तो उसी चीज को हमें लिखना है, तो उसी चीज को लिखेंगे हमें प्रॉपर तरीके से। इस तरह से लिखते हैं, यह विरोधाभास, लिखने का तरीका यही है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ।
हुआ है। ठीक है, कि 5 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था। तो ये चीज तो गलत हो गया। संख्या है, ठीक है, तो ये गलत है, तो सही क्या होगा? सही होगा कि 5 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। अतः 5 का जो वर्गमूल है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये खत्म हो गया।